नमस्कार। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिस ढंग से बरी किया है, उसको लेकर देश में दो तरह के राय आ रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक जिस प्रकार से जश्न का माहौल है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उससे पता चलता है कि जयललिता का वहाँ की जनता पर कितना प्रभाव है। ऐसा लगता है जैसे वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई कल्ट चला रही हो, धार्मिक पंथ चला रही हो, जिसके परम पवित्र होने पर, जिसके ईमानदार होने पर उनके किसी भक्त को कोई संदेह ही नहीं हो। पिछले वर्ष 27 सितंबर को जब कर्नाटक के विशेष न्यायालय ने जयललिता को 4 वर्ष की सजा सुनाई, 100 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो और उनको जेल भेज दिया, तो जिस ढंग की हिंसा पूरे तमिलनाडु में हुई वो हतप्रभ करने वाली थी। उससे यह पता चल रहा था कि आखिर तमिलनाडु में जयललिता को लेकर के लोगों के अंदर भावनात्मक लगाव कितना गहरा है। 233 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, उसमें आत्मदाह किया, किसी ने अन्य तरीकों से। तो यह असाधारण स्थिति है। ठीक इस फैसले के बाद उसके विपरीत जश्न और उत्सव का माहौल है। लेकिन इस देश में यह धारणा बन रही है कि शायद जो लोग भी बड़े होते हैं वो किसी न किसी तरीके से कोर्ट के सामने इस ढंग से अपने केस को प्रस्तुत करते हैं, इतने भारी भरकम वकील रखते हैं, तर्क रखते हैं कि उनके सामने उनके दोष छुप छिप जाते हैं और वो बरी हो जाते हैं। जयललिता के मामले में भी जो सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आ रही हैं, आम बोलचाल में आ रही है, ऐसे ही लगता है। अगर हम ये बोलते हैं तो हमको अपने न्यायालय पर एक प्रकार से अविश्वास करना पड़ता है। लेकिन क्या न्यायालय अविश्वास करने योग्य है? हम यह न भूलें कि जयललिता पर जब यह मामला हुआ था उस समय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक की सरकार थी, करुणानिधि के नेतृत्व में। पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह मामला किया था, उसके बाद सरकार ने यह मामला कर दिया। और जब उनके घर से छापे पड़े थे तो वो तस्वीर मुझे याद है कि पूरे देश के अखबारों में सुर्खियों में छपी थी और देख के बड़ा हैरत लगा था। इतने सामान बाहर देखने में उसके पहले छापे में, अखबारों में उतने सामानों की गिनती कभी नहीं आई थी। तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि ये क्या है। सारे अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर थी, आंखें चौधिया रही थी। 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी, 10,500 साड़ियां, 91 घड़ियां, 750 जोड़ी जूते, एक लंबी श्रृंखला थी इन चीजों की। तो उससे लगा था कि भाई ये जयललिता ने ये पाया कहां से होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ये सारी सामग्रियां जो है भ्रष्टाचार से ही इकट्ठा की गई हो। जयललिता कन्नड़ फिल्मों की और तमिल फिल्मों, दोनों भाषाओं की फिल्मों की महत्वपूर्ण और प्रमुख अभिनेत्री रही है। लंबे समय तक उनका फिल्मी कैरियर रहा है। एमजी रामचंद्रन भले उनके पति नहीं रहे, लेकिन बिना शादी किए हुए पति के समान ही थे। उनकी संपत्ति में से काफी चीजें उनको मिली थी। और जो इसमें काफी सोने थे, जो घड़ियां थी, जो जूते हैं, साड़ियां हैं, वो बहुत सारी चीजें। हम न भूलें कि जब हीरोइनें जो होती हैं, अभिनेत्रियां, जब वो शूटिंग करती हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास रह जाती हैं। तो वो सारी चीजें थी। हालांकि जयललिता ने उसके बाद से आभूषण पहनना वो सब बंद कर दिया था। लेकिन जब यह मामला चला वो, तो हम ये शायद भूल रहे हैं कि नवंबर 2002 से लेके और फरवरी 2003 तक 76 गवाह अपने पुराने बयान से पलट गए थे। ये वो लोग थे जिनको द्रमुक सरकार ने गवाह बनाया था और ये लोग जयललिता के खिलाफ गवाही दे रहे थे। तो 14 जून 1996 को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है शिकायत दर्ज कराई थी। वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश में शिकायत के लिए पुलिस अधिकारी को ये पहले नियुक्त किया गया था। लेकिन तत्कालीन द्रमुक सरकार ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करके डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन को निर्देश दिया कि इसकी जांच करो, और उसके बाद जो हुआ सब कुछ हमारे सामने है। अब प्रश्न यह है कि अगर निचली अदालत ने उनको इतनी सख्त सजा दी कि 100 करोड़ का जुर्माना लगाया, इसका अर्थ था कि जो निचले की अदालत थी उसने माना कि जयललिता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार से संपत्ति इकट्ठा की।
तभी तो उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने उसके फैसले को दरकिनार कर दिया है, पूरी तरह से रद्द कर दिया है फैसले को। अब इसके दो भाग हैं, एक तो इसका राजनीतिक है, एक इसके फैसले के जो बिंदु है कि आखिर किस आधार पर यह फैसला दिया है। तो हाई कोर्ट ने पहले यह कहा है कि जयललिता की आय से अधिक संपत्ति केवल 8.12% थी, यानी जो उच्चतम न्यायालय ने 10% से की स्वीकार सीमा की है उससे कम है। उच्चतम न्यायालय आंध्र प्रदेश के एक मामले में कह चुका है कि भाई एक व्यक्ति के मामले में जो मामला गया था उसमें यह कह चुका है कि जो भी पुलिस या कोई भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी किसी के संपत्ति का विवरण देती है तो उसके विवरण में उसकी संपत्ति में 10-15% बढ़ाने की संभावना रहती है, इसलिए इतने तक हो तो वो व्यक्ति छोड़ा जा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिक संपत्ति 20% होने पर भी उसे जायज करार दे दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि खर्च का हिसाब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है। जो संपत्ति खरीदी गई, कोर्ट का कहना है, उसके लिए आरोपियों ने नेशनलाइज्ड बैंकों से बड़ा कर्ज लिया था। उस कर्ज का ध्यान जो है विचार निचली अदालत ने नहीं किया। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह साबित नहीं होता कि अचल संपत्ति वाली जो संपत्तियां उनके पास से निकली वो काली कमाई से खरीदी गई। आय के स्रोत वैध पाए गए हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है उच्च न्यायालय ने कि आय के स्रोत वैध पाए गए हैं। और जो उसकी अंतिम टिप्पणी थी वो ये थी कि निचले न्यायालय का फैसला कमजोर था, वो ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था, वह टिक नहीं सकता है। तो ये उसने कहा है। अब सवाल यह है कि ये क्या कोर्ट ने ऐसे ही ये निष्कर्ष निकाल दिया है? सवाल है, ऐसे तो कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कोर्ट ने 1976 में एक जो मामला गया था कृष्णानंद अग्निहोत्री का, वो आंध्र प्रदेश में आयकर अधिकारी थे, उनकी संपत्ति बताई गई थी कि उनके आय से ज्यादा उनकी संपत्ति है, और उनके केस वो उच्चतम न्यायालय तक गया था, लेकिन वो 10% से ज्यादा थी, उसके आधार पर उनको बरी कर दिया गया था। अब जो केस था उसमें ध्यान से देखेंगे तो कई बार अब जैसे उन जयललिता के कपड़ों के, चप्पल के, अन्य चीजों के मूल्य जो है वो अपने हिसाब से जोड़ करके सबका आकलन एक साथ कर देते हैं। हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया है। उसी प्रकार से जो जयललिता, उनके 3 अन्य साथी जो थी शशिकला सहित, उन सबकी जो निजी संपत्ति है, उनकी जो कंपनियों की संपत्ति है, कंस्ट्रक्शन का जो 27.79 करोड़ यानी 27 करोड़ 79 लाख का खर्च दिखाया गया था। जो सुधाकरन की शादी पर 1996 में 6 करोड़ 45 लाख का खर्च माना गया था, और इन सब को मिला करके बताया गया था कि इनके पास कुल जो संपत्ति है वो 66 करोड़ 44 लाख की है। तो हम साफ देख सकते हैं कि ये जो संपत्ति का आकलन था इसमें थोड़ा अतिवादी भी था। अब कोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के खर्च को, शादी के खर्च को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अगर उन सब को हम घटाते हैं तो कुल संपत्ति हो जाती है 37 करोड़ 69 लाख। अगर हम उनकी आमदनी जो देखी जाती है, जो कि वैध है, जिसका उन्होंने हिसाब दिया है और जो बैंक से कर लिया है, उस सब को मिला दे तो 34 करोड़ 76 लाख होती है। यानी उनका जो कुल संपत्ति है वो उनकी आय से 2 करोड़ 82 लाख ही ज्यादा है, या आमदनी के मुकाबले 8.12% ज्यादा है। इसलिए इनको हम काली कमाई नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी जो सुधाकरन की शादी पर जो 6 करोड़ 45 लाख के खर्च की बात प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने कही थी, उसको निचली अदालत ने भी स्वीकार नहीं किया था। उसने 3 करोड़ के आसपास उस खर्च को माना था। उसी प्रकार से इनके जो घर के कंस्ट्रक्शन का खर्च था वो भी जो बताई गई थी कि भाई इसमें बहुत ज्यादा खर्च था, उसको भी कम कर दिया, बताया कि नहीं 29 लाख के आसपास जो है खर्च थी। अब उसी ढंग से बताया गया कि भाई 32 कंपनियां बनाई और काली कमाई की। कोर्ट ने कहा कि भाई किसी कंपनी में जयललिता का इन सब का शामिल होना नहीं साबित होता है कि थी और उनसे कमाई की है। तो जाहिर है कि कोर्ट ने बहुत ही गुणात्मक आधार पर, या मैं कह सकता हूं तकनीकी आधार पर यह फैसला दिया है और बरी किया है। तो ये फैसले ऐसे हैं जिनके उच्चतम न्यायालय में बहुत ज्यादा पलटने की संभावना नहीं है। तो जाहिर है, तो ये इसका ये पक्ष है। अब इससे यह साबित होता है
कि ये संभव है कि जयललिता उनके साथियों की कुछ कमाई उनकी आय से ज्यादा हो। ये संभव है, ये नहीं कह सकते कि नहीं हो। 10% के आसपास ज्यादा साबित होता भी है। लेकिन जो उन पर मुकदमे किए गए वो निश्चित रूप से बदले की भावना से द्रमुक ने कराया। उनको जेल जाना पड़ा। दोबारा भी जब वो आए, उनकी पार्टी जीती, तो यद्यपि उनके नामांकन रद्द हो गए थे, पार्टी ने 2001 में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको त्याग पत्र देना पड़ा। फिर निचले न्यायालय पर उनको 3 साल की सजा हो गई, लेकिन इसके बाद वो फिर जमानत पर आई और फिर चुनाव जीती, फिर मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस बार जो उनको सजा मिली थी, तो उच्चतम न्यायालय ने जो जुलाई 2013 में जो फैसले दे दिए, उसके बाद किसी को भी सजा हो जाने के बाद चुनाव लड़ना संभव नहीं था। और 2 चुनाव जयललिता लड़ने की स्थिति में नहीं थी। मुख्यमंत्री पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा, उनकी विधायकी चली गई। अब इस घटना ने उनको कितना सदमा पहुंचाया होगा, कितना मानसिक आघात दिया होगा, इसका अनुमान इसी से लगाइए कि सजा के पिछले 7 महीनों में कहीं वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं देखी गई। वो सार्वजनिक रूप से तभी प्रकट हुई जब यह फैसला आ गया कि वो निर्दोष हैं। इसका अर्थ है कि वो 2 ही स्थिति रही होगी। या तो उनको ये अंदाज रहा होगा कि हमको सजा होने वाली है, तो एक एकांगी जीवन का अभ्यास कर रही थी, या उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद अनुष्ठान भी इस बीच लगातार करा रही थी। तो अनुष्ठान तो पूरे तमिलनाडु में हो रहे थे और वो हमारे सामने खबरें आ रही थी। हमने ये भी देखा था कि किस ढंग से सजा, जिस दिन कर्नाटक उच्च न्यायालय सजा सुनाने वाले थे, फैसला सुनाने वाला था, उसके पहले किस ढंग से पूरे तमिलनाडु में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हुए। तो वो जयललिता कुछ भी हो, लेकिन इस फैसले ने जो केवल तमिलनाडु की राजनीति पर ही नहीं, केंद्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डालने की संभावना पैदा कर दी थी। आखिर इस समय राज्यसभा में खास करके जब सरकार का बहुमत नहीं है और लंबे समय बाद किसी सरकार के बहुमत आई है, तो उनमें राज्यसभा में और क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश की राजनीति में जयललिता एक प्रमुख फैक्टर थी। अगर जयललिता को सजा हो जाती तो फिर अन्ना द्रमुक को एकत्रित रखना कठिन होता। पनीर सेल्वम के नेतृत्व को वो सर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। जनता के अंदर उनकी वैसी आभा नहीं थी कि उनको उसी प्रकार से समर्थन मिलता। ये शायद द्रमुक के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो एक ग्रुप बना करके चुनाव लड़ा था, जिसको लोकसभा में काफी वोटें आई थी, उसके लिए भी शायद ये अनुकूल होता। तो इस एक फैसले ने न केवल जयललिता की राजनीति में शानदार ढंग से वापसी करा दी है, तमिलनाडु की राजनीति में अस्थिरता, नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावनाएं और अन्ना द्रमुक के भविष्य पर उभरती आशंकाओं को खत्म कर दिया है। बल्कि जयललिता अब इस जो आज उन्होंने कहा है कि मैं जैसे सोना आग में तप के खड़ा होकर निकलता है, वैसे ही मैं तप के निकली हूं। द्रमुक सरकार ने मेरे विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई की, उसके केस झूठे साबित हो गए हैं, मैं सच साबित हुई हूं। अब यही बात लेकर के वो जनता के सामने जाती हैं, तो जाहिर है कि इसका असर जनता के बीच होगा। और द्रमुक वैसे भी इस समय काफी कमजोर हालत में है। तो इस फैसले ने साथ ही साथ जयललिता की सशक्त रूप से पुनर्वापसी की आधारशिला भी रखी है। अब 2016 में चुनाव है, उसके परिणाम की हम अभी घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय से लेकर के और अगले चुनाव तक जयललिता इस केस के फैसले को निश्चित रूप से जनता के बीच ले जाके इसको भुनाने की कोशिश करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है जयललिता का बरी हो जाना। पहले कहीं लालू प्रसाद यादव, राशिद मसूद, ऐसे लोगों की जो दशा हुई थी, कम से कम जयललिता अभी उस दशा को प्राप्त नहीं है। अब वो मुक्त हो चुकी हैं, वो चुनाव लड़ सकती हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन जैसा कि अभी द्रमुक के प्रमुख करुणानिधि ने कहा है कि यही चीजों का अंत नहीं होता है और ये मामला जो है उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। जाहिर है, चूंकि कर्नाटक सरकार ये मामला चला रही है, तमिलनाडु से कर्नाटक मामला हस्तांतरित किया गया था उच्चतम न्यायालय के आदेश पर,
तो अब ये कर्नाटक सरकार पर निर्भर है कि वो इसको उच्चतम न्यायालय ले जाती है नहीं ले जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उच्चतम न्यायालय में वो पूरी तरह पलट जाए इसकी संभावना कम ही होती है। इसलिए हम यह मानकर अभी चलेंगे कि जया ललिता कानूनी पचरों से 19 सालों बाद लगभग बरी हो चुकी हैं। अब उनकी राजनीतिक पुनर्वापसी की ठोस आधारशिला कायम हो चुकी है। ये अलग बात है कि देश के अंदर जो धारणा बन रही है कि जो देश में सशक्त हैं, संपन्न हैं, धनवान हैं, उनके बचने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में पूरे रास्ते हैं, और जो कमजोर हैं उनके फंसने के लिए, उनके जेल में रहने के लिए, वो अपराध करें या न करें लेकिन उनके अपराधी साबित हो जाने के लिए, वो भ्रष्टाचार करें या न करें उनके भ्रष्ट साबित हो जाने के लिए संभावनाएं ज्यादा हैं। ये कैसे दूर होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए। हालांकि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि एक सिनेमा की अभिनेत्री होने के कारण उनके पास जो सामग्रियां मिली थी वो ये संभव है कि उन्होंने इनकम टैक्स में उन सबको नहीं दिखाया हो। इसके आधार पर वो थोड़ी बहुत दोषी भी हो सकती थी, लेकिन ये मुकदमा अतिवाद से ग्रस्त था। इसका इसी प्रकार से फैसला आना था। वैसे भी जांच एजेंसियां जब किसी पर भिड़ती है तो उसकी संपत्ति का जरूरत से ज्यादा उसका मूल्य लगाती है, और इसलिए कोर्ट में कई बार मामले नहीं टिकते हैं। धन्यवाद।